राष्ट्रीय आय, आर्थिक देशीय सीमा की संकल्पना। राष्ट्रीय आय लेखांकन, समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं का माप है। आर्थिक सीमा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। इस परिभाषा का उद्धार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचलन की स्वतंत्रता है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र। देश की राजनीतिक सीमा समुद्री सीमा और आकाशीय क्षेत्र सहित देश के विविध देशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान व वायुयान, मछली पकड़ने की नौकाएं व तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अन्य अधिकार है। राष्ट्रीय आय समुच्चयों की दो श्रेणियां होती हैं, देशीय और राष्ट्रीय। अर्थात देशीय उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट और राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पाद कहलाता है। निकासी की संकल्पना। नागरिकों और निवासी के दो भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी हैं। निवासी की परिभाषा। एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या स्थित है वह उसी की आर्थिक सीमा के उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों के केंद्र में दो बातें शामिल होती हैं। वह निवासी व्यक्ति या संस्था उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है या स्थित है और दूसरा उसके कमाने, खर्च करने और संचयन करने की आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती है। एक देश में निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर, उसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशीय उत्पाद कहलाता है, चाहे वह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया हो। राष्ट्रीय उत्पाद व देशीय उत्पाद में संबंध। किसी देश की से आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद का होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा उत्पाद। आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन माइनस देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पाद। या राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय, विदेशों को दी गई कारक आय। या राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद, विदेशों की निवल कारक आय। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होता है तो विदेशों से निवल कारक आय धनात्मक होगी। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम हो तो विदेशों से निवल कारक आय ऋणात्मक होगी। औद्योगिक वर्गीकरण। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिकी समूह क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिकी वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में उन उत्पादन की इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि। इससे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं। कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इससे कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती है। परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सहकारी
सरकारी प्रशासन, वित्त आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधित बहुत से समुच्चय होते हैं। देशीय व राष्ट्रीय सकल व निवल कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित। निवल राष्ट्रीय व देशीय उत्पाद। निवल देशीय उत्पाद बराबर सकल देशीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटाव मूल्यह्रास। बाजार कीमत पर आकलन और साधन लागत पर आकलन। साधन लागत पर देशीय उत्पाद बराबर जी बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद माइनस। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से हमें इसके आकलन की 3 विधियाँ मिलती हैं: उत्पादन मूल्य संवृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन मूल्य संवृद्धि विधि, इसके अंतर्गत पहले हम प्रत्येक क्षेत्र को में बाजार में कीमत पर सकल मूल्य संवृद्धि ज्ञात करते हैं और सभी की क्षेत्रकों की इस मूल्य संवृद्धि का योग करने से हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। आय विधि, इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्र को द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन करते हैं, फिर तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतानों का योग करने से हमें साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, देशीय उत्पाद या देशीय कारक आय ज्ञात हो जाती है। देशीय कारक आय कारक भुगतान के निम्नलिखित घटक होते हैं: कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया और रॉयल्टी, ब्याज, लाभ। मिश्रित आय से तात्पर्य है सारे कारकों की सम्मिलित आय, अतः साधन लागत पर निवल देशीय आय। कर्मचारी व्यय विधि, इस विधि के अंतर्गत हम उपभोग व निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लेते हैं। यह व्यय देशीय उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। इसके विभिन्न घटक हैं: निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल देशीय पूंजी निर्माण, निवल निर्यात या आयात। प्रयोज्य आय, उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहलाते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरित दोनों शामिल होते हैं। भारत के संबंध में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा की जाती है, जबकि पूर्व में यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा की जाती थी। एनएसओ या सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं: सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के संदर्भ में क्रय शक्ति पीपीपी आधार शामिल हुई है। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास है। राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? ह्रासमान लागत विधि। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का गणना करने की 3 विधियाँ अपनाई जाती है: उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं जीएनपी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस
x-m कौन सा समायोजित सकल आय AGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ब्याज आय, लाभांश, डिविडेंड, विदेशी मुद्रा लाभ, फॉरेक्स गेन। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी। इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में रखा जाना चाहिए? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं GNP प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन द्वारा, जो कि अर्थशास्त्री थे। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? GDP से। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होती है। निम्न कारण से GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती है तो परिणामी लाभ कम हो जाती है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संतोषित विकास, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सही है? मेल्टडाउन, स्टॉक कीमतों की गिरावट, मंदी। मेल्टडाउन प्रतिभूति एवं बंदपत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है और स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं के ह्रासमान की स्थिति है। भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक आलोचना हो रही है। आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। ए और आर दोनों सही हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत में व्यावसायिक संरचना के वर्षों के बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने के कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों के दिशा में उन्मुख रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश में जीवन स्तर पर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों की पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान में रखा जाता है मूल्य स्तर में की वृद्धि दर का।
1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867 से 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन सा था?